देखिए, ये मार्कअप रेट जो है उसका ताल्लुक है स्टेट बैंक के डिस्काउंट या पॉलिसी रेट से। हमने जब प्रातः बढ़ के 30% पहुंच गया था तो स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट बढ़ा के 22% तक ले आई थी। जी उस बैंक के लैंडिंग रेट 25% हो गए थे, जो वायबल नहीं है किसी सनद के लिए, किसी कंपनी के लिए। कम किया था 200 बेसिस पॉइंट, 17.5% पे ले आए हैं। उससे ये होगा कि हमारी माली लागत बैंक के लैंडिंग रेट कम होने की वजह से कम हो जाएगी, हमारी मुकाबलती सकत बढ़ेगी, लोग कर्जे लेंगे फिर बैंक से, तो माशी सरगर्मियां फैलेंगी जो सुकड़ रही। और अब उन्होंने बोर्ड केस को रखा है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने वो तमाम शराइत पूरी कर ली हैं जो IMF को रिक्वायर्ड थी। इसकी वजह से अब आने वाले एजेंडे में पाकिस्तान का ये जो कर्ज प्रोग्राम है 7 बिलियन का नजर आ रहा है, अगर आप उसको इंटरनेट पे देखें। और पूरी उम्मीद है मेरी, वजीर खजाना से औरंगजेब साहब से बात हुई है और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब से बात हुई है। अब हमारे वो तमाम शराइत पूरे कर दिए हैं जो IMF को कर्जा देने के लिए दरकार थे। उसमें Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्जा इफ्तिखार बेग साहब, पीपल्स पार्टी के MNA हैं कराची से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मिर्जा साहब। प्लेजर जी। जरा जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है उस पर आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। IMF ने अभी तो अपनी अगली किस्त जारी नहीं की है, उसके बारे में अभी बातचीत चल रही है। इंटरेस्ट रेट कम किया गया है, उससे आवाम को क्या फायदा होगा, इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, ये मार्कअप रेट जो है उसका ताल्लुक है स्टेट बैंक के डिस्काउंट या पॉलिसी रेट से। हमने जब प्रातः बढ़ के 30% पहुंच गया था तो स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट बढ़ा के 22% तक ले आई थी। जी उस बैंक के लैंडिंग रेट 25% हो गए थे, जो वायबल नहीं है किसी सनद के लिए, किसी कंपनी के लिए। लिहाजा कंपनियों ने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है, यानी बैंकों से जो कर्जे लेते हैं उनको कम कराया, माशी सरगर्मियां पकड़ गई और हमारी GDP भी मुतासिर हुई, बेरोजगारी बढ़ी, एक्सपोर्ट मुतासिर हुई। उसके बाद शुक्र है कि प्रातः कम होना शुरू हुआ है और कम होके ये 9.6% पे यानी सिंगल डिजिट आ गया है। लिहाजा इनके पास रूम है कि अब ये पॉलिसी रेट को दोबारा कम करें और दोबारा सिंगल डिजिट पे लाएं। लेकिन एकदम से ऐसा करना मुश्किल होता है और ना IMF इसकी इजाजत देती है। लिहाजा इन्होंने मुख्तलिफ मराइल में कम करके अभी लास्ट जो है वो 2% कम किया था, 200 बेसिस पॉइंट, 17.5% पे ले आए हैं। उससे ये होगा कि हमारी माली लागत बैंक के लैंडिंग रेट कम होने की वजह से कम हो जाएगी, हमारी मुकाबलती सकत बढ़ेगी, लोग कर्जे लेंगे फिर बैंक से, तो माशी सरगर्मियां फैलेंगी जो सुकड़ रही थी। और बेरोजगारी जो है वो कम होगी। मैं तो ये नहीं कहूंगा खत्म होगी, पर कम होगी। लिहाजा कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं माशरत की, यानी इकोनॉमी की, कि हम मार्कअप रेट को भी कम कर रहे हैं, अफराद ज़र भी कम हुआ है। उससे हमारे रेमिटेंसेस भी जो है माशाल्लाह बाहर से जो आते हैं वो इस बार जो है 30.5 अरब 31 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। अब IMF ने जो जिक्र किया, मैं तरह से बतला दूं, IMF का 2 महीने पहले हमारा स्टैंड बाई एग्रीमेंट जिसको हम जा रहे हैं लेके 7 बिलियन डॉलर का 3 साल के लिए 33 महीने का, उसमें को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में अप्रूव कर दिया गया है। हमने उनकी शराइत मान ली है, बजट में ऐलान कर दिया गया है, फाइनेंस बिल की शक्ल में टैक्सेस बढ़ा लिए हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं और अब उन्होंने बोर्ड केस को रखा है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने वो तमाम शराइत पूरी कर ली हैं जो IMF को रिक्वायर्ड थी। इसकी वजह से अब आने वाले एजेंडे में पाकिस्तान का ये जो कर्ज प्रोग्राम है 7 बिलियन का, वो नजर आ रहा है, अगर आप उसको इंटरनेट पे देखें।
और पूरी उम्मीद है मेरी वजीर खजाना से औरंगजेब साहब से बात हुई है और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब से बात हुई है। अब हमारी वो तमाम शराइत हमने पूरे कर दिए हैं जो IMF को कर्जा देने के लिए दरकार थे। उसमें बड़ी शर्त जो थी वो थी कि सऊदी अरब, चीन और UAE से रोल ओवर करना था उनके डिपॉजिट को और एक इजाफी 1.5 बिलियन फंड्स लेने थे कर्ज तेल की सप्लाई के सिलसिले में। पहले भी उन्होंने हमें दिया था लेकिन रिन्यू नहीं किया था। तो ये जो आपने सारी तफसील बताई उसमें आपकी इजाजत से 2-3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो IMF की शराइत में से एक ये भी है कि स्पेशल जोन्स जो हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, वो नहीं बनाए जाएंगे, तो इससे इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा। दूसरी चीज जो आपने शुरू में फरमाया कि इंटरेस्ट रेट कम किया गया है, अभी तो पैसे आए नहीं है IMF का, तो ये इंटरेस्ट रेट कैसे कम करना अफोर्ड किया स्टेट बैंक ने। इन्होंने लोकल मार्केट से $6 बिलियन लिए और उससे वो रख के तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया, तो जाहिर है लोकल जो बिजनेसमैन थे, पैसे वाले लोग थे, उन्हीं का पैसा जो है वहां गया और वही फिर रिसाइकल होके विद लेस इंटरेस्ट रेट हो सकता है 12% तक चला जाए, जैसे आप अभी कह रहे थे कि ये सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, क्योंकि होगा ये इसके नतीजे में कि जिन लोगों का पैसा गया है रुपी में कन्वर्ट होके वापस आया है, वही मजीद कर्जा ले लेंगे बैंकों से, लेकिन जब तक बिजली की कीमत नीचे नहीं आएगी तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा। जरा ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको इस पर रोशनी डालिए। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी, उनको अलग-अलग मैं जवाब देता जाऊंगा। अभी मार्कअप कम इसलिए करा है कि IMF की रिक्वायरमेंट है बोर्ड में ले जाने के लिए हमारा प्रपोजल, और वो हमने अपने तौर पे लड़के कराया है क्योंकि इंडस्ट्री के बड़ा प्रेशर था। वो डिमांड कर रहे हैं सिंगल डिजिट की, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सब सिंगल डिजिट की फरमाइश कर रहे हैं, लिहाजा वो तो पहले करना था लोन मिलने के और बोर्ड में जाने के पहले। नंबर दूसरी चीज ये है कि मैं इस तरीके कार पे नहीं जा रहा है कि उन्होंने मार्केट से डॉलर उठाए या रोल ओवर हुए या RD अकाउंट्स में फंड्स आए। हमने उनकी शराइत पूरी करनी थी, वो करनी है और वो हमने कर दी है। अब देखें, असली मानों में तो इनफ्लो जो होता है या रिजर्व जो बढ़ते हैं वो 3 चीजों से बढ़ते हैं। पहले नंबर एक्सपोर्ट बढ़े। आप एक्सपोर्ट हमारी 30, 30.5, 31 बिलियन डॉलर पे आके स्टैग्नेंट हो गई, क्योंकि हमारी बिजली की कीमत 15 सेंट है, हमें 8 सेंट से ज्यादा बिजली बारे में नहीं आती। तो ये एक है, मार्कअप सिंगल डिजिट करना है, ये दूसरी चीज है। और जो जोन की बात आपने कही है, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि जोन ना बनाए, उन्होंने ये कहा कि जोन को आप सब्सिडी और फ्री मराद ना दें, यानी ड्यूटी माफ, टैक्स की छूट 10 साल की, वो 2 बातें बतलाते हैं इसके ऊपर। एक, ये दूसरे मुकामी मार्केट में ये आपकी मुकाबलती सकत को मुतासर करता है, यानी उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इफेक्ट होती है। वहां पे तो टैक्स देना पड़ रहा है, वहां तो ड्यूटी से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, वहां बिजली की कीमत नॉर्मल है। आप अगर यहाँ पे सस्ती देंगे तो वो ये कहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिवनेस को एरोड ना करें, डिस्टर्ब ना करें आप, और सब्सिडी देंगे तो पैसे कहाँ है आपके पास देने के लिए, बिजली सस्ती की तो कहाँ से देंगे आप डिस्कोस को। और अगर आपने ड्यूटी खत्म कर दी और टैक्स खत्म कर दिया तो आपका रेवेन्यू टारगेट कैसा पूरा होगा, वहां शॉर्टफॉल आ जाएगा, जो अभी 1290 रुपए का, जो 12,900 अरब रुपए का है। तो ये सब मुंसलिक है। आप पब्लिक के लिए पॉपुलर डिसीजन, पॉपुलर ऐलानात करते हैं, लेकिन फिर आपको ये भी सपोर्ट करना पड़ता है कि ये किस तरह होगा, किस तरह आप अमल दरामद करेंगे, पाए तकमील तक किस तरह पहुंचाएंगे, वो भी बताना पड़ता है। जैसे अभी मरियम नवाज ने 45 अरब के 2 महीने के लिए बिजली की कीमतें कम की थी, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो तरक्याती मंसूबे हैं
वहां से 45 अरब रुपए की कटौती की थी। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने सनत को जो 250 अरब रुपए की छूट दी थी बिजली के निर्भों पे सनत को, वो भी उन्होंने तरक्याती मंसूबों के जो फंड थे 1400 अरब रुपए था उसमें से काटा था, उसमें से कम किया था, कटौती की थी। जी चलिए आगे जरा निकालना, ये टोपी पहनाने वाली बातें होती हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती। और ये IMF के प्रोग्राम में क्योंकि हम जा रहे हैं उन्हें कबूल नहीं है। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स ताकि सस्टेनेबल पॉलिसीज लाएं जो सस्टेन कर सके, जो आपके रेवेन्यू, आपके एक्सपेंडिचर की ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक। तो ये FBR पे जरा उस पे जरा हमें कुछ आगाही दें। 60 लाख रिटर्न फाइलर्स में से 20 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही की गई है। और अभी जो एक पिछले महीने सिलसिला चला था कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा, उसमें भी एक धरना हो गया, फिर जमात इस्लामी उनके साथ आ गई, ये हुआ। और अब उन्होंने जरा सख्त इकदाम किए। उन्होंने कहा मुजवजा पॉलिसी में जो है इकदाम के जो किए जा रहे हैं उसमें दस्तावेज के मुताबिक एनफोर्समेंट पॉलिसी इकदाम के तहत टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने के साथ उनकी गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। तो अब इससे ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इन पे क्या असर पड़ेगा? उन्होंने ऐप डाउनलोड करके खाली खुद को रजिस्टर करना था, वो उन्होंने किया नहीं। इट ऑल गॉट क्रिटिसाइज्ड। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो भी मिलकर रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स नहीं दे रहे, तो वो उनके जराए इनकम और एक्सपेंडिचर की तरफ अब जा रहे हैं। ये एक बात। ताजिर दोस्त स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है कि वो रजिस्टर कराएं और उसमें 0 से 60,000 रुपए सालाना वो टैक्स उनको देना पड़ेगा। उसमें अभी 60-70 हजार रजिस्ट्रेशन हुई है जो नाकाफी है। IMF ने 3 सेक्टर को बांध दिया गले में फंदा कि आपने टैक्स नेट में लाना है, रिटेलर को, रियल एस्टेट को और एग्रीकल्चर को। इन तीनों सेक्टर ये जो टैक्स नेट में नहीं थे अब टैक्स नेट से बाहर नहीं रह सकेंगे और इसको टैक्स नेट में लाना है। आपको अपनी रेट दिखानी होगी, अपनी विल दिखानी होगी हुकूमत को सख्ती से FBR के साथ, क्योंकि माजी में भी ये तीनों सेक्टर लाए गए हैं, टैक्स नेट में लाने के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन जब FBR पे प्रेशर बढ़ता था तो ये स्कीम रोक दी जाती थी। अब भी अगर आप यही करेंगे तो फिर IMF को भी कबूल नहीं है। अब आप IMF के प्रोग्राम, लिहाजा उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपनी रेट और अपनी बिल। यस, चलिए आपके पास वक्त की कमी है आज, आपसे अगला सवाल पूछ लेते हैं। एक PIA के मुतालिक है। वो बोली दहनगान ने PIA में $500 मिलियन की सरमायाकारी और फ्लीट साइज में इजाफे और मखसूस रूट्स पर ऑपरेशंस जारी रखने पे आमादगी जाहिर नहीं की है और मुमकिन खरीदारों ने फरोख्त से हासिल होने वाली पूरी रकम हुकूमत को देने की बजाय दोबारा एयरलाइन में सरमायाकारी करने के लिए की तजवीज़ दी है, जबकि बिडर्स इन मुलाजमीन के लिए नए अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करना चाहते हैं जिनको वो नौकरी पर रखने का फैसला करेंगे और इस तरह से और भी कुछ मुतालबात हैं। ये PIA की सरमाया की निजकारी के हवाले से ये सूरत हाल सामने आई है। हुकूमत इन मुतालबात पे क्या सोच रही है, क्या प्लान है अब आगे? देखिए, हमने इसको डिस्कस करा है, हमारी कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसमें भी लैंड डिस्कशन हुआ है, फ्लोर पे भी हमने सवाल उठाए हैं PIA की। इसमें 3-4 इश्यूज हैं। पहला इश्यू तो यह है कि पीपल्स पार्टी जिसकी मैं नुमाइंदगी हल्द्वानी में कर रहा हूँ पार्लियामेंट में, हम चूल्हे बुझाने के कायल नहीं, हम चूल्हे जलाने के कायल। लिहाजा हमारा ये कहना है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको लेके जाएं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक सक्सेसफुल मॉडल है, मोटरवेज बने, थरकोल के प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगाए गए हैं और कामयाबी से चल रहे हैं, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करें। या फिर आप गोल्डन हैंडशेक की बात करें
या फिर आप कॉमन पूल में लेके जाने की बात करें। स्ट्रेट टर्मिनेट करना हमारी पॉलिसी नहीं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ये वो इदारे हैं जो ब्लीडिंग कर रहे हैं और हुकूमत पे, कौमी खजाने पे बोझ है, लिहाजा इनको रिस्ट्रक्चरिंग या निजकारी अगर आप करें और स्टाफ की जो मुलाजमतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ करके करें तो ये जल्द अज जल्द करना चाहिए। जहाँ तक बिडिंग पार्टीज ने कल ही बयान दिया है, जो एक वन बिडिंग पार्टी है, फिर जेरीज भी हैं, दूसरे भी हैं। उन्होंने ये कहा कि जी ये जो 450-500 मिलियन डॉलर आप मांग रहे हैं, ये कंपनी में होंगे, इसमें दूसरी भी कुछ शराइत रखी हैं, जिसमें आरिफ हकीम की मुझे इल्म है कि कल उन्होंने बात की थी इसके ऊपर। तो ये सिलसिला चलेगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि बशर्ते चीज फायदे में चलने वाली हो कि आदमी आए और पैसे दिए और लेके चले जाए। इसमें बड़ी मेहनत से स्ट्रक्चर करा है, बिल्डिंग कंपनी बनाई है जिसमें तमाम मसाते और लायबिलिटी किया गया है। और ये कंपनी जो पीआईए निजकारी कर रही है, इसमें इतने बैंक का रखा है जो 35 जहाज रखने वाला है, 35 फ्लीट रखने वाली एयरलाइन अफोर्ड कर सकती है। तो ये सब चीजें काफी अर्से से चल रही हैं और अब अक्टूबर के महीने की डेट जो शायद मेरा ख्याल से एक्सटेंड हो, लेकिन हमारी रोज इस सिलसिले में बात भी हो रही है और हम चाहते भी हैं कि इसमें हतमी फैसला ऐसा हो कि जिसमें मुलाजमीन को टर्मिनेट किए बगैर प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक अच्छा मॉडल हम रिस्ट्रक्चर कर सकें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पीआईए के हवाले से हमारी अभी कुछ तशनगी रह गई है, कुछ और चीजें थी, लेकिन आज वक्त की किल्लत की वजह से मेरे पास 5 मिनट, आप पूछ रहे। 5 मिनट में हम अपने स्टील मिल्स के हवाले से जो, लेकिन ये अभी फेज 1 फेज 2 में तो स्टील मिल्स शामिल नहीं है, लेकिन उसका एक हमारे सामने खाका मौजूद है कि अब जाहिर है उसका प्लांट तो बहुत पुराना हो गया है, रिडंडेंट ही समझिए उसे, तो वो स्क्रैप में, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव अ स्टेटमेंट कि वो उसका क्या होगा, लेकिन रियल जो उसकी वैल्यू है वो तो उसकी जमीन की है, रियल एस्टेट की है। तो स्टील मिल्स के में अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो आपका सिंध में मॉडल है, अगर उसी को किया जाए तो फिर तो रशिया से या किसी और मुल्क से ये दरख्वास्त की जाए कि यहाँ पे नया जदीद प्लांट लगा दिया जाए और वो उसे चलाने बजाय इसके कि उसकी जमीन पे हाउसिंग सोसाइटी बन जाए, जैसे लाहौर में फैक्ट्रियों के साथ हुआ है, हमने देखा है। जी देखिए, स्टील मिल एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो प्राइवेटाइजेशन के लिए पाइपलाइन में, लेकिन इसकी तरजीहात अभी इतनी नहीं है क्योंकि इसके 2-3 प्रपोजल है। एक तो सिंध गवर्नमेंट लेने की बात कर रही है जमीन की कि वहाँ हम जोन वगैरह बनाएंगे, दूसरे जमीन दे के स्टील मिल की कुछ लाइबिलिटीज ऑफसेट करना है। फिर रशिया भी एक वक्त पे इंटरेस्टेड था इसकी मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन, और चीन से भी बात थी। तो अभी टॉप प्रायोरिटी जो है वो डिस्कोस है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां, बेस्कोस, लेस्कोस, ईस्कोस वगैरह, और पीआईए। और पीआईए का इंशाल्लाह आप जल्द इसमें प्रोग्रेस देखेंगे। डिस्कोस की जो वापदा की कंपनियां हैं उसमें हमने आइन में और उसमें कानून में तब्दीली की है। अब डिस्को के बोर्ड से डायरेक्टर्स को हटाया जा सकता है, नए अपॉइंट किए जा सकते हैं, मेरिट पे लोगों को लाके, प्रोफेशनल लोगों को लाके इंशाल्लाह इसको रिस्ट्रक्चर कराएंगे। लेकिन ये वो चीज़ है जो 500 अरब रुपए सालाना ब्लीडिंग कर रही है और जो हमारा कौमी खजाना अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा इफ्तिखार बेग साहब आपके वक्त का, और ख़वातीन हज़रात आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।